सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में एक डेटा में देख रहा था जो है यूएस का ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना। तो ये जो नंबर ये है, ये धीरे 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 कम होता जा रहा है। दिस नंबर इन 2018-19 या 18 ही बोलेंगे, वहां पे कोई 18-19 ऐसा फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है। सो 18 में, एंड ऑफ 18 में it was around $411 billion, and now it has gone down to $279 billion। तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है यूएस का विथ चाइना, उस ट्रस्ट डेफिसिट का नतीजा कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट पे भी यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन इन्वेस्टोपीडिया, जिसमें द आर्टिकल हेडलाइन वाज यूएस ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना क्लाइंबिंग टुवर्ड जीरो। सो मतलब आने वाले समय में, इन अ वे इट वाज एन इंडिकेशन कि आने वाले समय में दिस पर्टिकुलर नंबर कैन कीप ऑन गोइंग डाउन। सो आई थिंक दिस इज द थिंग वी विल हैव टू वॉच। सो हाउ जियोपॉलिटिक्स इज चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी इसमें से थोड़ा सा हमें समझ में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग फेडरल रिजर्व्स। डिफरेंट जो अलग अलग स्टेट्स के जो फेडरल प्रेसिडेंट्स है, तो उसमें से बॉस्टन की एक प्रेसिडेंट है सुजान कॉलिंस। तो उनका कुछ इंडिकेशंस उन्होंने दिए थे कि बिफोर कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स दे आर फोकसिंग ऑन 4 मेजर पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स, तो जिसमें हाउसिंग इन्फ्लेशन पे दे आर फोकसिंग। तो वहां पे जो उनको जैसे प्रोग्रेस देखना चाहिए हाउसिंग इन्फ्लेशन में, मतलब या तो प्राइसेस ज्यादा ना बढ़े या फिर प्राइसेस घट जाए, तो वो होता हुआ उनको दिख नहीं रहा है। सो दैट इज वन थिंग विच इज एक्चुअली नॉट अलाउइंग दीज पीपल टू कट इंटरेस्ट रेट्स। दूसरा जो है कंज्यूमर इन्फ्लेशन के जो एक्सपेक्टेशंस है, सो दीज एक्सपेक्टेशंस आर वेल एंकर्ड, ऐसा उनका कहना है कि दिस इज वन थिंग विच इज गिविंग कॉन्फिडेंस कि इंप्रूवमेंट वहां पे शो हो रहा है, कि लोगों को लग रहा है कि इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन कम होगा। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइड। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है, इंडिकेटर है कि जो इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए उनको थोड़ा सा टिल्ट हो चुके हैं वो। वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। सो वेज हाइक्स जो है ये दो रीजन से हो सकती है। एक रीजन ये है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, सो उस इन्फ्लेशन को कोप अप करने के लिए वेज हाइक्स करने पड़ रहे हैं। रिलक्टेंटली द एम्प्लॉयर्स आर डूइंग दोज वेज हाइक्स। और दूसरा जो है प्रोडक्टिविटी, वहां पे अच्छी गेन हो रही है, यानी कि अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कंपनीज की। एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल व्हेन प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो इन अ वे एम्प्लॉइज आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टेक होल्डर्स। तो अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपके स्टेक होल्डर्स ने भी ग्रो करना चाहिए, तो उस हिसाब से वेजेस बढ़ने चाहिए। तो आई थिंक दैट इज हैपनिंग। सो दे आर कंफर्टेबल, मतलब फेडरल रिजर्व के ये जो फेडरल अलग अलग स्टेट्स के जो चेयरमैन है, तो दे आर कंफर्टेबल विद दैट कि वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी की प्रोडक्टिविटी के साथ वेजेस बढ़ना, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। Then the last factor which they are focusing on is labor demand and balance. So they are looking for decline in labor demand. So which is not happening currently because more jobs are getting created. मतलब to cut the interest rates, फेडरल रिजर्व जो है उनको थोड़े से ज्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स दिखने चाहिए, देन दे विल फील कंफर्टेबल और मोर कंफर्टेबल कि नाउ दिस इज द टाइम कि वी विल हैव टू स्टेप इन। एंड वहां पे हमें इंटरेस्ट रेट्स कट करने होंगे टू इम्प्रूव द डिमांड, और डिमांड से फिर से एक बार प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। यानी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, सप्लाई के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, एंड ऑल दोस दैट साइकिल विल स्टार्ट वर्किंग अगेन। सो लेट्स सी कब होता है, बट एक्सपेक्टेशंस आर देयर। बट जो मार्च में एक्सपेक्टेशन सेट हुए थे कुछ कुछ लोगों के, आई थिंक उनको पोस्टपोन करना होगा। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग S&P 500 रिकॉर्ड हाई लेवल। तो S&P 500 ये जो इंडेक्स है यूएस का डाइवर्सिफाइड इंडेक्स, सो उसने भी रिकॉर्ड हाई लेवल पे वो जा चुका है। फैक्टर्स ड्राइविंग द मार्केट, आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग जिस तरीके से आ रही है, मेजर कॉर्पोरेट्स की जो अर्निंग्स है वो अच्छी आई है, दैट इज वन रीजन। एंड इंटरेस्ट रेट कट का जो आउटलुक है, तो दैट इज ऑल्सो फोर्सिंग अ रैली इन इक्विटीज, ब्रॉडर लेवल पे भी वो रैलीज हो रही, एंड दैट्स वाई यहाँ पे S&P 500 को भी ऑल टाइम हाई लेवल पे हमने जाता हुआ देखा है। देन द नेक्स्ट न्यूज, नाउ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सो जिसमें
पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करनी होगी। कल हमने देखा था कि जिस तरीके से मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में भी फिर से एक बार पीएसयूज पे उन्होंने थोड़ा अच्छा बोला कि कैसे वैल्यू क्रिएट हुई है, कैसे रिटर्न्स दिए गए। सो नाउ इन अ वे थोड़ा सा गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन भी जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से हायर डिविडेंड का भी है। सो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हाई डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अगर हम फर्स्ट 9 मंथ्स के रिजल्ट्स देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, सो टोटल प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज अराउंड 98,000 करोड़ रुपीज। एंड बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, यानी कि मार्च 2024 तक ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, सो बाय दैट टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू अर्न 1.3 लाख करोड़ रुपीज ऑफ टोटल प्रॉफिट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर FY24। सो मतलब फ्रॉम 98,000 करोड़ रुपीज, और ये बचे हुए क्वार्टर में और ये ज्यादा बढ़ जाएगा। सो आई थिंक जब इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है तो डेफिनेटली थोड़े ज्यादा डिविडेंड्स की एक्सपेक्टेशंस भी यहाँ पे गवर्नमेंट रखेगा। आरबीआई ने ऑलरेडी 87,416 करोड़ रुपीज का डिविडेंड दे दिया है गवर्नमेंट को इन दिस, मतलब रिवाइजिंग बजट एस्टिमेट्स में उन्होंने वो बोला है वो पर्टिकुलर नंबर, तो वो मिल जाएगा उनको। देन जो नॉन टैक्स रिसिट्स टारगेट है गवर्नमेंट का, तो वो अचीव करना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। द गवर्नमेंट एंटिसिपेट्स डिविडेंड्स ऑफ 1.02 लाख करोड़ रुपीज फ्रॉम आरबीआई एंड स्टेट ओन्ड बैंक्स एंड स्टेट बैक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेट की है इन द बजट। बजट में मतलब लास्ट ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है FY24, उसमें कितने एक्सपेक्टेशंस थे गवर्नमेंट के डिविडेंड्स के? सो फ्रॉम आरबीआई हो, स्टेट ओन्ड बैंक्स हो, स्टेट बैक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, इन सब में से मिलके 48,000 करोड़ रुपीस के डिविडेंड के एक्सपेक्टेशंस थे। बट अकेले आरबीआई ने ही 87,000 करोड़ रुपीस के डिविडेंड देने का मतलब यहाँ पे एक इन अ वे प्लान एस्टिमेट किया है गवर्नमेंट ने, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आई थिंक ओवरऑल डेफिनेटली कि ये जिस तरीके से रैली हुई है, प्लस जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आई है, जो उनकी एसेट क्वालिटी की बात करते हैं या फिर बैलेंस शीट की बात करते हैं, आई थिंक बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ पे हुई है। एंड दैट्स व्हाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो थोड़ा सा ज्यादा वहां पे डिविडेंड्स एक्सपेक्ट कर रहा है। सो इन अ वे प्रॉफिट्स अगर है तो डेफिनेटली डिविडेंड्स विल आल्सो बी हायर देयर। नाउ सत्या नडेला जी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने इंडिया पे कुछ अच्छी कमेंट्री की है। सो इंडिया ऑन पार विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्शन, ऐसा सत्या नडेला जी का कहना है। तो एआई जो है वो 5th सिस्मिक शिफ्ट है इन टेक्नोलॉजी, ऐसा उनका कहना है। पहला शिफ्ट जो था वो पर्सनल कंप्यूटर्स थे, दूसरा शिफ्ट जो था वो इंटरनेट था, तीसरा शिफ्ट जो था वो मोबाइल डिवाइसेस थे, फोर्थ शिफ्ट वाज क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड नाउ एआई इज गोइंग टू बी द 5th कंपोनेंट कि जो इसको ये टेक्नोलॉजी में रहेगा, जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट ला सकता है आने वाले समय में। एंड दे आर हैविंग बिग प्लान्स इन इंडिया आल्सो फॉर दैट। सो अराउंड एआई स्किल मतलब माइक्रोसॉफ्ट प्लान्स टू प्रोवाइड एआई स्किल्स टू 2 मिलियन पीपल इन इंडिया, यानी कि 20 लाख लोगों को वो ये स्किल्स देना चाहते हैं। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट सीईओ कनेक्शन इवेंट जो हुआ था, उसकी जो गेस्ट लिस्ट भी जो थी वो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक को पायलट चैटबॉट है, उसने वो जनरेट की थी और वहां से वो इन्विटेशंस गए थे। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे अगर हम बात करते हैं एआई की, तो $500 बिलियन का कंट्रीब्यूशन एआई की तरफ से हो सकता है इन इंडिया जीडीपी बाय 2025। और जो गोल है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, आई थिंक उसमें एक अच्छा खासा रोल जो है वो एआई यहाँ पे प्ले आउट कर सकता है, ऐसा सत्या नडेला जी का कहना है। सो डेफिनेटली आई थिंक वी आर सीइंग एडॉप्शन एवरीवेयर इन ऑल सेक्टर्स। सो आई थिंक दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। एंड अगर ऐसे ये लेवल के लोग अगर ये ऐसे बोलते हैं तो डेफिनेटली वी शुड टेक इट सीरियसली। सो ये जो नंबर्स है $500 बिलियन या फिर $1 ट्रिलियन, मतलब आई हैव सीन फ्यू इंटरव्यूज आल्सो, बट आई डोंट वांट टू कोट गवर्नमेंट वहां पे, बट $1 से $2 ट्रिलियन तक के अभी कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन फ्यू इयर्स, ऐसा माना जा रहा है। सो वी विल हैव टू सी कि कैसे कैसे ये सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं निर्मला सीतारमन जी की। उन्होंने कहा है कि ये जो पीएलआई स्कीम्स है उसमें जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसमें बिजनेसेस आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट।
So businesses have committed approximately 1.07 lakh crore rupees under this PLI schemes, ये जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और इसकी वजह से जो नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वो 7 लाख 7 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे ये नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। PLI स्कीम जो है 24 स्टेट्स में चल रही है एंड अक्रॉस 150 डिस्ट्रिक्ट्स इन दीज 24 स्टेट्स ये PLI स्कीम्स के मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस बन चुके हैं। अभी तक अगर हम बात करते हैं PLI स्कीम से जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से 3.4 लाख करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है एंड ओवरऑल 8.7 लाख करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन एंड सेल्स भी अंडर दिस PLI स्कीम्स हुआ है। 176 स्मॉल बिजनेसेस जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं एज डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। 2020 में अक्रॉस 14 सेक्टर्स ये स्कीम लॉन्च हुई थी एंड अभी तक का जो आउटले है इस स्कीम का जो बनाया है बाय फ्रॉम 2021 फॉर द नेक्स्ट 5 years, that is around 1.97 lakh crore rupees. So definitely I think from the manufacturing side अगर हम बात करते हैं कि जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ हमें आने वाले समय में दे सकता है, इट्स नॉट दैट कि सर्विस इंडस्ट्री सर्विसेज सेक्टर पे जो डिपेंडेंसी थी इंडिया की उसने एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमारे ग्रोथ में किया था, बट अगर और ज्यादा सस्टेनेबल हमें रहना है, हमारी ग्रोथ को रखना है, सो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने यहाँ पे समझना चाहिए। सो लेट्स सी how things get unfolded, but this is one quite ambitious project of government, और अगर यही गवर्नमेंट आगे फिर से एक बार चुन के आती है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फोकस मोर एंड मोर ऑन दीज पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स, ये भी हमने समझना होगा। अब बिग बास्केट के बारे में बात करेंगे। आई वाज रीडिंग वन रिपोर्ट इन लाइव मिंट, तो जहां पे बीबी नाउ कैसे बीबी नाउ इज हेल्पिंग बिग बास्केट इन मतलब एक मार्केटिंग के तरीके से, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी वो उनको भी लगता है कि इट इज दे आर स्टिल इन डाउट, बट इट इज यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल, मतलब वो टू रीच आउट बिग बास्केट पता होना सब लोगों को। आई थिंक बीबी नाउ इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। टाटा डिजिटल ने बैक किया हुआ है बिग बास्केट को। डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस एंड कंपटीशन कि ये क्विक कॉमर्स में काफी अच्छी खासा है। बर्न रेट जो है, कैश बर्न रेट, वो भी काफी ज्यादा है यहाँ पे, but let's see I think how they are going. Company seeks quick commerce as a marketing channel to drive customers to their main grocery business. So जो big basket ये business है तो उसमें वो लाना चाहते हैं, and you will be surprised to know कि ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स भी आने वाले हैं बिग बास्केट के, सो फॉर डायरेक्ट कंज्यूमर एंगेजमेंट। आई थिंक वो भी एक चीज जो है वो देखने जैसी हो सकती है। पब्लिक लिस्टिंग भी कंसिडर कर रहा है बिग बास्केट, बट प्रायोरिटीज करेंटली जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है। वी हैव ऑलरेडी सीन कि स्टार्टअप्स में अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच दे फेस specifically after listing, and that's why profitability achieve karna is also a very important role which they will have to focus on. अब बात करते हैं दोस्तों कुछ बढ़िया रिजल्ट्स की, सो जिसमें ट्रेंड के रिजल्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अराउंड 18 to 19% से ये स्टॉक ऊपर गया है। नेट प्रॉफिट जो है वो 139% से ऊपर गया है। रेवेन्यू इज अप बाय 51%। ईयर ऑन ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर्स काफी स्ट्रांग है। रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज 16.2%, ईयर ऑन ईयर 51%। एबिटा ग्रोथ जो है वो 94% है ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अराउंड 37%। मार्जिन्स जो है वो 14% लास्ट ईयर थे, अब 18.1% है। लास्ट क्वार्टर में मार्जिन्स थे, एबिटा मार्जिन्स फॉर 15.3%, यानी कि यहाँ पे मार्जिन एक्सपांशन भी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज इज आल्सो प्लेइंग आउट रियली वेल। Profit number is at 371 crore rupees. Last year this was 155 crore rupees, यानी कि 139% से ये ग्रो हुआ है। लास्ट क्वार्टर द प्रॉफिट वाज 228 crore rupees, 62.5% से ये प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो हुआ है। एंड दैट्स व्हाई कि ये 139% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत ज्यादा कंफर्ट दे रही है। एंड दैट्स व्हाई मतलब अगर आप 100% के ऊपर प्रॉफिट ग्रो करते हो तो वहां पे पी रेशियो भी आपको बहुत ही ज्यादा ऊपर का मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन मिल सकता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग करेंटली। 151 का पी रेशियो है ट्रेंड का। सो जब तक प्रॉफिट ग्रोथ ऐसी रहेगी तब तक ये जस्टिफाइड होगा। जब प्रॉफिट ग्रोथ नहीं रहेगी या इतनी ज्यादा नहीं रहेगी तो वहां पे कंसोलिडेशन हो सकता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट्स की जो वी डोंट नो कि ये कब तक देते रहेंगे इस टाइप के प्रॉफिट्स, बिकॉज
नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, वहां से प्रॉफिट हो रही है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा है. So typically we will have to see when they will slow down on their store growth, वहां से प्रॉफिट ग्रोथ क्या होती है. बट टिल द टाइम ऐसे नंबर्स रिपोर्ट होते रहेंगे, आई सीरियसली डाउट देर इज गोइंग टू बी एनी चैलेंज टू द कंपनी. सो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने देखना चाहिए. नाउ नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मनापुरम फाइनेंस. तो Q3 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं. प्रॉफिट जो है वो 46% से यहाँ पे ग्रो हुआ है. 573 करोड़ रुपीस का ये प्रॉफिट है. जो ग्रोथ है, आई थिंक इट हैज हैपेंड बिकॉज मेजरली नॉन गोल्ड लोन ग्रोथ पे भी कंपनी ने उतना ही फोकस किया है. सो जैसे मुथूट फाइनेंस है, दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन गोल्ड लोन्स ओनली. तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ये कंपनी कर रही है. सो जो नॉन गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है, दैट इज अराउंड 49% ऑफ द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. और जो फेस्टिवल सीजन था, जहां पे ऑटो लोन्स है या हाउसिंग लोन्स में काफी अच्छी रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, तो ये सेगमेंट ने भी काफी ज्यादा वहां पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है. ओवरऑल ही अगर फेस्टिवल सीजन में अगर आप एनबीएफसीज देखते हो, तो अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ, बिजनेस एक्टिविटी जो थी वो काफी अच्छी थी इन एनबीएफसीज, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद दिस कंपनी आल्सो. सो दैट इज द रीजन ओवरऑल प्रॉफिट इज लुकिंग रियली गुड. टाटा कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे. Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं. नेट प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाय 17% टू 301%. तो इसको अगर देखते हैं तो अब बोलोगे यार मतलब ग्रोइंग कंपनी है, स्टॉक भी काफी भागा है, तो इसमें प्रॉफिट क्यों नीचे गिर रहा है. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ फ्यू एक्सेप्शनल आइटम्स प्रॉफिट हैज गॉन डाउन. द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अगर हम बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की अगर हम बात करते हैं एंड बिफोर टैक्स, तो दैट नंबर वाज एट 513 करोड़ रुपीस. 27% से ये नंबर बढ़ा था कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 403 करोड़ रुपीस. तो यहाँ आई थिंक एक्सेप्शनल आइटम आने की वजह से ही यहाँ पे प्रॉफिट गिरा है. एंड जो एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स है, वहां से भी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है. वो भी एक प्ले मतलब न्यूज इस पे प्ले कर रही है. अब देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है. ऑपरेशनली प्रॉफिट्स हैव ग्रोन वेल, बट आई थिंक एक्सेप्शनल आइटम हैज एक्चुअली डिक्रीज दी प्रॉफिट्स. नाउ नेस्ले के बारे में बात करेंगे. नेस्ले के रिजल्ट्स आ चुके हैं. प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 4%. सो नेट प्रॉफिट इज एट 655 करोड़ रुपीस कंपेयर टू लास्ट ईयर 628 करोड़ रुपीस. नेट रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, सो 8.27% से नेट रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो हुआ है. करंट नेट रेवेन्यू इज एट 4,583 करोड़ रुपीस. टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 6.11% से इंक्रीज हुए हैं दिस ईयर. डोमेस्टिक सेल्स जो है वो एक नोटेबल इंक्रीज उसने दिखाया है 8.86% का, बट एक्सपोर्ट्स का नंबर 5.58% से डिक्रीज हुआ है. दो एक्सपोर्ट्स नंबर्स आर नॉट दैट ग्रेट. 161 करोड़ रुपीस का ही एक्सपोर्ट का नंबर है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज एट 171.42 करोड़ रुपीस. तो ये ओवरऑल थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा म्यूटेड ही रहा है क्वार्टर फॉर नेस्ले. पावर ग्रिड के बारे में बात करेंगे. नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 11%. सो लास्ट क्वार्टर्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इज एट 4,028 करोड़ रुपीस. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज एट 3,645 करोड़ रुपीस. टोटल इनकम फॉर द क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर वाज एट 11,819 करोड़ रुपीस. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज एट 11,530 करोड़ रुपीस. तो अराउंड 2.5% की ग्रोथ यहाँ पे हुई है. डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो चुका है. 4.5 रुपीस पर इक्विटी शेयर डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, और ये डिविडेंड 5 मार्च को शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा. ये भी कंपनी ने वहां पे डिक्लेयर कर दिया है. नाउ Hyundai के बारे में बात करेंगे. हमने 2 दिन पहले बोला था कि Hyundai का आईपीओ आने वाला है. अभी कंपनी ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं कि इंडिया यूनिट का आईपीओ अभी तक फाइनल नहीं हुआ है. दो डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, ये मार्केट बोल रहा है, बट कंपनी इज डिनाइंग कि अभी मतलब वी कीप ऑन एक्सप्लोरिंग बट वी हैव नॉट फाइनलाइज्ड एनीथिंग येट, ऐसा उनका कहना है. $3 बिलियन का ये आईपीओ हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है. अराउंड 10% तक का डाइवेस्टमेंट कंपनी कर सकता है. ऑलरेडी टॉक्स में थे, जैसे कि सिटी, मॉर्गन स्टैनले, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, उनके साथ उनके डिस्कशन चल रहे थे, ऐसा मार्केट में न्यूज थी. दो ये जब न्यूज आई तो उसके बाद Hyundai का जो मतलब स्टॉक है
अब हो सकता है ये डिनायल के बाद आई थिंक 4% से डाउन भी हुआ है. So I think market was expecting some kind of value unlocking over here, but which is not yet final, and that's why market ने थोड़ा सा उसको फिर से negatively react किया है. बाकी दोस्तों, मुंबई में हम एक ऑफलाइन इवेंट करने वाले हैं. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट इवेंट, तो उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन करूंगा. ऑफलाइन इवेंट होगा, हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस या हाउ टू मैनेज योर वेल्थ, इस पे फोकस रहेगा मेजरली. तो प्लीज अगर आपकी सीट बुक करनी, मुंबई में रहेगा ये इवेंट ऑन आई थिंक 15th या 16th मार्च, जो सैटरडे है उस नेक्स्ट मंथ का, तो उस दिन रहेगा ये. तो जरूर उसे ज्वाइन कीजिएगा. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू पर्सनली. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.